गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिटीज़ का थर्ड चैप्टर गद्य खंड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जीवन परिचय देखो। यशपाल जी जो है बेटा एक प्रमुख कहानीकार हैं बेटा। इन्होंने कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं। इनका जो जन्म है बेटा वो 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर छावनी गाँव में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है बेटा वो इन्होंने कांगड़ा से ग्रहण की थी। उसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में से इन्होंने बीए किया। 1921 में फिरोजपुर ज़िले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आए थे ये, और 1921 में ही ये स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी, इनके जो सहपाठी थे लाला लाजपत राय, उनके साथ इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में 1921 में भाग लिया था। सरकार से इन्हें 10th क्लास में मैट्रिक में प्रथम आने पर जो छात्रवृत्ति भी मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो छात्रवृत्ति है उसको ठुकरा दिया था। और बल्कि इन्होंने क्या किया, छात्रवृत्ति ना लेकर के जो सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी इन्होंने मंजूर नहीं किया, क्योंकि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग ले लिया था। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा जो स्थापित लाहौर का नेशनल कॉलेज था उसमें इन्होंने दाखिला लिया, और वहाँ पर इनकी और क्रांतिकारी जो नेता थे उनसे इनकी मुलाकात हुई। उनमें थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इनके संपर्क में भी ये लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित जो लाहौर का नेशनल कॉलेज में जब एडमिशन लिया था उसके बाद ही उनके संपर्क में ये आए थे। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही ये क्या बन गए थे, क्रांतिकारी बन गए थे। भगत सिंह ने जब सार्जेंट सांडर्स को गोली मारी थी तो और दिल्ली असेंबली पर जो बम फेंके थे, लाहौर में बम फैक्ट्री जो पकड़ी गई थी, लाहौर में बम फैक्ट्री में जो पकड़े गए थे ये, तो इन्हीं सभी षड्यंत्रों में इनका भी हाथ था। अर्थात भगत सिंह, राजगुरु के साथ ये हर षड्यंत्र में मिले हुए थे। 23 फरवरी 1932 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ये गिरफ्तार हुए और इन्हें 14 वर्ष की सज़ा भी हुई थी। जेल में इन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया, जिनमें विदेशी भाषाएं भी थी। फ्रेंच, इटालियन, बांग्ला आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। जेल में ही इन्होंने बेटा अपनी आरंभिक जो कहानियां हैं वो लिखनी शुरू कर दी थी। इनका जो साहित्य जगत शुरू होता है वो जेल से ही स्टार्ट होता है। जेल से इन्होंने ये सब शुरू कर दिया था। उनका जो झुकाव था स्टार्टिंग से ही मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक था, इसलिए इन्होंने अपनी कहानियों में मक्रील के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला है। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो भंवर नामक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी जो मृत्यु है बेटा वो 3 दिसंबर को जन्म हुआ था। 26 दिसंबर 1976 को इनकी जो है बेटा वो मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी हैं। कहानी संग्रह हैं इनके। कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, जो आप इसमें कुछ ही दी हुई हैं और लेकिन आप सारे लिखेंगे इनकी। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, अक्षिप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लैंप शेड, ये जो हैं ये सारे इनकी कहानी संग्रह हैं। अर्थात इन्होंने कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं, इसलिए इन्हें प्रमुख कहानीकार कहा गया है। उपन्यास भी लिखे हैं बेटा इन्होंने। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, काम पार्टी, जो ये इधर ये लिखे हुए हैं आपके नीचे, ये सारे क्या हैं इनके उपन्यास है बेटा। ये इन्होंने व्यंग लेख भी लिखा है, वो है चक्कर क्लब। चक्कर क्लब जो है इनका प्रमुख व्यंग लेख है। और आप जो चैप्टर पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, ये भी एक व्यंग लेख ही है बेटा। संस्मरण इनका सिंह अवलोकन है। विचारात्मक निबंध है इनके। वो मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शब्द परीक्षा, बात बात में बात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, राम राज्य की कथा, लोहे की दीवारों के दोनों ओर, जो ये हैं इनकी, ये क्या है, विचारात्मक निबंध है। इन विषयों पर इन्होंने अपने विचारात्मक निबंध प्रस्तुत किए हैं। इनकी जो भाषा शैली है बेटा वो बड़ी ही उदार दृष्टिकोण की रही है। इन्होंने अपने साहित्य में उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया। अर्थात इन्होंने देसी और विदेशी दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने
जो ये आप चैप्टर आप पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, इसमें इन्होंने तत्सम और तद्भव संस्कृत के दोनों शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू के जो सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं उनका भी इस चैप्टर में प्रयोग किया है। इनकी जो कहानी है वो भाषा, स्थान, काल और चरित्र की प्रकृति के अनुसार होती है और इन्होंने अपनी भाषा को है जो अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं कि भाषा के द्वारा ही वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। सभी अपने भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन जो यशपाल जी हैं इन्होंने अपने कहानी संग्रह का जो साधन माना है वो अपनी भाषा को ही माना है। इनकी भाषा जो है सरल, सहज और स्वाभाविक है। इन्होंने वर्णनात्मक और कहीं कहीं संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया है बेटा। और जो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें इन्होंने उर्दू शब्दों और संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। देखिए चैप्टर लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में बेटा लखनवी अंदाज चैप्टर में लेखक ने, यशपाल जी ने इस पाठ को व्यंग पर आधारित बताया है। अर्थात ये पाठ जो है एक व्यंग लेख है। इसमें लेखक ने जीवन की शान बान और दिखावे के नाम पर जो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता है उसको नकारने का विरोध किया है। लेखक का मानना है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। दिखावे के नाम पर जीवन में जो हमारी स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है, उसका लेखक ने विरोध किया है। और एक लखनवी नवाब के माध्यम से इन्होंने इस कहानी को दर्शाया है, उस कहानी में बताया है। ये जो कहानी है बेटा, ये एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस रचना के पीछे जो लेखक हैं उन्होंने अपने विचार और चिंतन का परामर्श बताया है। उनके अनुसार उनका मानना है कि हर रचना के पीछे जो व्यक्तियों के विचार और चिंतन होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी लेख को लिखने के लिए विचारों की और चिंतन की आवश्यकता होती है। विचार और चिंतन के बिना जो व्यक्ति होता है, जो लेखक होता है या कवि जो होते हैं, वो किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकते। और उन्होंने अपनी इस रचना में संदेश दिया है कि दिखावा पसंद जो लोग होते हैं वो उनकी जीवन शैली को दर्शाना चाहते हैं कि दिखावा पसंद जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है। तो वो सब जीवन शैली को उन्होंने अपने इस चैप्टर के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। देखिए लखनवी अंदाज जो पाठ है बेटा, यशपाल जी द्वारा लिखित है। कह रहे हैं बेटा, जब लेखक एक बार ट्रेन में बैठ रहे होते हैं तो लेखक जो होते हैं वो जल्दबाजी में होते हैं। लेखक सोचते हैं कि मैं ट्रेन में बैठ करके कि मुझे कोई खाली डिब्बा मिल जाए और मैं उस ट्रेन में बैठ करके अपनी कहानी लिख सकूं। लेकिन एक नवाब हैं, वो भी क्या थे, वो भी आराम से अपना खीरा खाना चाहते थे आराम से, और वो नहीं चाहते थे कोई उसमें विघ्न बाधा डाले बीच में उनके। तो वह भी खाली डिब्बे की तलाश में थे। लेकिन जब लेखक सोचता है यदि सेकंड क्लास का टिकट लिया जाएगा, फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे तो उसमें क्या होगा, भीड़ होगी और सेकंड क्लास के डिब्बे जो होंगे वो खाली होंगे। इसलिए जो लेखक होता है, गाड़ी छूट रही होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट ले लेते हैं और डिब्बे को खाली समझ करके वो फटाफट उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह डिब्बे में पहुंचते हैं तो बर्थ पर मीन्स जो सीटें बनी होती हैं उस पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति जो है वो पालथी मीन्स जो आप लगा के खाना खाते हैं, जैसे आरामदायक जो सुविधाजनक जो मुद्रा होती है उसमें बैठे हुए होते हैं। जो कवि सोचता है, लेखक ने सोचा था कि मैं आराम से सेकंड क्लास के डिब्बे में पहुंचूंगा और दूर तो मुझे जाना नहीं है, और इसलिए भीड़ भाड़ से और एकांत से बच कर के जो लेखक होता है वो कहानी के संबंध में सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जो लेखक है उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लेकिन जब वह डब्बे में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले ही लखनऊ के नवाब जो बैठे हुए होते हैं, जो लखनवी नवाब होते हैं, वो देख करके ना तो लेखक को कोई अभिव्यक्ति देते हैं, ना ही उनसे कोई बातचीत करते हैं। और वो जब लेखक उनके सामने पहुंचता है तो जो नवाब होता है वह अपनी क्रिया में लग जाता है।
सामने ताज़े चिकने 2 खीरे वह तौलिए पर रखता है। अब जो वो लेखक लखनवी जो नवाब होता है वह खीरे खाने में हिचकता है, क्योंकि वह अपनी जो उनकी शैली होती है, जीवन शैली जो है, उसको दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वह दिखावे वाली जो जीवन शैली है उसको दिखाना चाहता है। तो वह सामान्य जैसे खाया जाता है खीरा वैसे न खा करके खीरा कैसे खाता है, वह कैसे खीरे को काटता है, कैसे उसकी प्रक्रिया करता है, वो सब बताई है इसमें। जो लखनवी जो नवाब होता है बेटा, वो अपने खीरे को तौलिए पर रखता है, उसे पहले धोता है, फिर उसको चाकू से छील करके दोनों सिरों को काटा जाता है, फिर उसे घिसता है, काट करके तौलिए पर रखता है, फिर उस पर क्या करता है, नमक बुरकता है, नमक मसाला जो होता है वो बुरका जाता है, और खीरे को सिर्फ सूंघ करके ही तृप्ति का अनुभव करके खीरे को क्या करता है, खिड़की से डब्बे से बाहर फेंक देता है। इस प्रकार जो नवाब जो होता है लखनऊ का, वह संकोच करता है। क्यों संकोच करता है खीरे को खाने में? क्योंकि वह खीरे को अपदार्थ वस्तु मानता है और अपनी नवाबी दिखाता है कि जो नवाब लोग होते हैं वो खीरे को सिर्फ सूंघने मात्र से ही उनकी जो तृप्ति हो जाती है। इस जो खीरे का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया लेखक के सामने, इससे उन्होंने अपनी दिखावे पसंद ज़िंदगी को दर्शाया। लेकिन जो लेखक होता है वो असुविधा और संकोच के कारण अनुमान लगाने लगते हैं नवाब की। क्या अनुमान लगाने लगते हैं कि नवाब साहब बिल्कुल अकेले शायद यात्रा करने के अनुमान से ही इस सेकंड क्लास के डिब्बे की टिकट उन्होंने खरीदी होगी, और अब मैं यहाँ पर आ गया तो यह उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए जो नवाब साहब होते हैं और जो लेखक होते हैं वो एक दूसरे को कनखियों से क्या होता है बेटा, तिरछी नज़र से एक दूसरे को देखने लगते हैं और खिड़की के बाहर देखकर स्थिति की ओर गौर करते हैं। नवाब साहब सहसा में अचानक ही हमें संबोधित करते हैं। किसको? लेखक को संबोधित करते हैं। क्या संबोधित करते हैं? आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइए। जब खीरे को काट करके रखते हैं तो क्या करते हैं, खीरे का शौक फरमाइए, अर्थात आप खीरा खाइए। नवाब साहब जो होते हैं वो सहसा ही भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उन्होंने पहले से ही उन्हें भाप लिया था, उनका अनुमान लगा लिया था कि वह उनको डब्बे में देख करके खुश नहीं है। जो नवाब साहब होते हैं बेटा, फिर एक खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखे तौलिए को झाड़ करके अपने सामने बिछा लिया। अर्थात इसमें जितना भी बताया है उससे नवाब की दिखावे पसंद ज़िंदगी पर लेखक ने व्यंग किया। यह सब जो क्रिया थी वो लेखक बैठे बैठे यशपाल जी देख रहे थे, और इसी क्रिया को देखते देखते उनके मन में एक कहानी लिखने की उमंग उठी और उन्होंने इसी पर विचार किया, चिंतन किया, और रेल के डिब्बे में बैठे बैठे ही उन्होंने यह लखनवी अंदाज जो चैप्टर है वो लिख दिया। इसके बाद बेटा उन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है वो डब्बे में बैठकर ही वहीं पे लिखा है। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कहानी के लिए उचित स्थान, उचित पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी कहानी को सिर्फ किसी भी इच्छा मात्र से ही व्यक्ति जो होता है वो नई कहानी की उपज कर सकता है, कोई भी नई कहानी लिख सकता है। नई कहानी लिखने की जो क्षमता है वो इच्छा शक्ति में होती है। आप किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी वस्तु को देख करके, जगह को देख करके एक कहानी की रचना कर सकते हैं। तो जो लेखक होता है यशपाल जी, उन्होंने नवाब को देख करके, उनकी क्रिया को देख करके, उनकी शैली को देख करके, उनके जीवन पर आधारित यह पाठ उन्होंने लिखा है। लेखक का जो मानना है वो कहते हैं कि जब बिना खीरा खाए, क्योंकि नवाब ने वह खीरा खाया नहीं था, सूंघने मात्र से ही उनको तृप्ति की अनुभव हो गई थी और उन्होंने ढकार भी ले ली थी। तो लेखक का मानना है कि उन्होंने सूंघने मात्र से यदि नवाब का पेट भर सकता है, यदि खीरे को सूंघने मात्र से ही नवाब को तृप्ति का अनुभव हो सकता है, पेट भर सकता है, तो लेखक नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता? कैसे? ना कोई पात्र,
ना कोई घटना, बिना पात्र के ही वो कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। और इसी विचार से, चिंतन से, मनन से जो लेखक होता है, बिना विचार, घटना और पात्र के अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा मात्र से ही नई कहानी की उपज कर देते हैं, नई कहानी लिख देते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा लखनवी अंदाज, इसमें लेखक ने हमें संदेश दिया है कि हमें दिखावा पसंद जो ज़िंदगी है उसको नहीं जीना चाहिए। जो दिखावेपूर्ण जो शैली है वो उसी को उन्होंने इसमें नवाब की दिखावेपूर्ण जो शैली होती है उसी को दर्शाया है और लोगों समाज से ऐसी शैली से दूर रहने के लिए कहा है। वो मानते हैं कि हमें अपनी जो जीवन शैली है उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किसी के सामने अपनी जीवन शैली को छिपाना नहीं चाहिए। जो वास्तविकता जो है उसी को दर्शाना चाहिए, दिखावे को नहीं। दिखावा पसंद ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, वास्तविकता में ही, यथार्थ में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओके।